यह न भवता समागतम। दिन रात जाग के उससे क्या मिल जाए? चलो तो प्रारंभम करो तो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं नमस्ते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् वन्दे परमानन्दमाधवम् धन्यवाद। अहो एतादृशं मधुरं कंठं श्रुत्वा मनो मे रक्तं बहु समीचीनं सुशोभनं गानं भवता च। तो भवतां समेषां संस्कृतिनां पुनोद्य कक्षायां स्वागतं व्याहरामि। यथा वयं जानीमः यत् 15 दिवसीय संस्कृत संभाषणस्य कक्षायाः अद्य 8मं दिनं वर्तते। तो दिनेषु अद्य समेषां स्वागतम्। तो अद्य चलतु वयं पुनः नवलपाठं पठामः। तो परिचय विषयमेव अधिकृत्य पाठयामि पुनोद्य। केचन छात्राः अधुनापि आयान्ति, कृपया समयेन एव समागच्छन्तु सर्वे इति मे हृदा निवेदनम्। विलम्बेन न आगमनीयम्। ध्वनिः आयाति? पटलः दृश्यते किम्? स्क्रीन दिख रही है ना? बराबर थाना आके लेके तो चलन्तु प्रारंभं कुर्वे। तो देखिए हमने उस दिन जो है 19वें नंबर पेज को पढ़ा था और 21वें नंबर पेज को भी हमने शायद पढ़ लिया था, राइट? तो आइए आज हम 20वें पेज को पढ़ते हैं। सभी देख पा रहे हैं? देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि 20वें नंबर पेज में जो है लगभग आप जब किसी से मिलते हैं, ठीक है, जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या क्या बातें पूछी जाती हैं, परस्पर क्या क्या संवाद होते हैं, उसी संवाद को अधिकृत करके इस पेज का निर्माण किया है यहाँ पर। तो आइए आज हम सीखते हैं कि जब हम किसी से मिलें तो कैसे उससे प्रश्न पूछा जाए, जो आवश्यक प्रश्न होते हैं जो हम लगभग दिनचर्या में किसी से भी मिलते हैं तो प्रयोग करते ही हैं। तो आइए अब वो हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे। कोई महाशय पधारे हैं, जरा उनको एडमिट कर लें। देखिए यहाँ पर प्रश्न है और फिर इसको आप लोग करेंगे उत्तर, आप लोग देंगे। यहाँ पर उत्तर है तो भवतः या फिर तब। देखिए भवतः का मतलब होता है आपका और तब का मतलब होता है तेरा।
ठीक है। भवतः शब्द जो है अस्मद विभक्ति सॉरी क्षम्यता भवत शब्द का षष्ठी विभक्ति में बनता है भवतः, और तव शब्द जो है वो युष्मद विभक्ति में षष्ठी एक वचन में बनता है। ठीक है, युष्मद मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में तव। तो आप ये कह सकते हैं कि भवतः किम नाम अस्ति या भवतः नाम किम अस्ति, या फिर अगर आपसे कोई छोटा है, अगर आप ऐसा प्रश्न करना चाहते हैं कि तेरा नाम क्या है, तो तव नाम किम अस्ति। अपने से बड़ों के लिए भवतः नाम किम अस्ति और छोटों के लिए तव नाम किम अस्ति। ठीक है, तो उसका हिंदी में यहाँ क्या दिया है, आपका, या फिर तव कहते हैं तो तुम्हारा क्या नाम है। तो मम नाम क्या करेंगे, मम नाम के बाद रघुनंदन है। हाँ, मम नाम रघुनंदन अस्ति। अच्छा रघुनंदन जी, आपसे एक छोटी सी बात कहनी थी, मैं भूल गया। जैसा कि आपको मैंने कल भी ऑब्जर्व किया था और आपने आज भी सर आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है? नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दिया, आपने बोला भी। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कि आपने कल भी और आज भी आप हेलो फोन कर दी ध्वनि सम्यकतया न आया है। जी आवाज नहीं आ रही है क्या? ना श्रीमान, कट रही है इसमें। अच्छा अच्छा, अब नहीं कटेगी। तो देखिए, तो क्या था यहाँ पर, अब आवाज आ रही है ना? आ रही है अच्छे श्रीमान। ठीक ठीक, तो आपने कहा था कि नमः सर्वेभ्यः, सर्वेभ्ये नमः आपने कहा आज। तो सर्वेभ्ये शब्द नहीं होता है, सर्वेभ्यः होता है। ठीक है, मेरे मुंह में मतलब छाले हो रहे हैं। वो क्लास ज्वाइन की ना, उसके एक दिन पहले से जो अशुद्ध शब्दों का उच्चारण हो रहा है वो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर शब्दों को देखिए, तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि तव नाम किम अस्ति या फिर भवतः नाम किम अस्ति। तो उत्तर आप देंगे कि मम नाम, और जो भी आपका नाम होगा, तो मम नाम फलाना अस्ति, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, फिर कहता है कि भवतः, भवतः का मतलब क्या होता है, आपका। ठीक है, या तव जनकस्य नाम। महोदय स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दीजिए। आप जूम कर लीजिए वहां पर, तभी दिखेगी आपको। ठीक है, यहाँ पर पूछता है कि भवतः या तव जनकस्य नाम किम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भवतः का मतलब, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपका, और तव का मतलब होता है तेरा। ठीक, तो जनकस्य, जनकस्य में षष्ठी विभक्ति, यानी आपके पिता का नाम क्या है। तो आपके पिता का नाम क्या है, तो अब आप कैसे प्रश्न पूछेंगे, भवतः यानी कि तुम्हारा जन्म देश कौन सा है, जहां पर तुमने जन्म लिया है। तो मम जन्म देश, और जहां पर भी जन्म लिया हो अपने स्थान का नाम लिख करके अस्ति। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न था भवतः। हाँ जी, यहाँ पे किम का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? कैसे, जैसे कि नहीं, यहाँ भवतः तब या फिर तब जन्म देश कहा, देख सकते हैं आप, यहाँ किम शब्द जो है वर्जित है। क्यों? क्योंकि जन्म देश शब्द आ रहा है, और जन्म देश यानी कि पुलिंग की बात हो रही है, तो किम शब्द भी पुलिंग में ही प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर बात नपुंसक लिंग की होती ना, तब आप किम कर सकते थे, जैसे कि भवतः या तब नगरम किम, नगर शब्द जो है नपुंसक लिंग है, तो आपका नगर कौन सा है, तब आप नगरम किम करते। क्यों? क्योंकि नगर शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होने के कारण किम शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर आप देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो जन्म देश, तो इसीलिए आपको किम शब्द भी पुलिंग में प्रयोग करके कहा। ठीक है, आपका प्रदेश कौन सा है, तो मम प्रदेश, जैसे मेरा प्रदेश बिहार है, तो मम प्रदेश
बिहारः अस्ति। ठीक है, तो जन्म देशः में कर देंगे भारतः। आपका जन्म देश कौन सा है? भवतः जन्म देशः कः? तो भारतः। एवं भवतः प्रदेशः कः? आपका प्रदेश कौन सा है? तो बिहारः। जो झारखंड से होंगे वो कहेंगे मम प्रदेशः झारखंडः अस्ति। कोई बोलेगा मम प्रदेशः भोपालः अस्ति। ठीक है, मम प्रदेशः उत्तराखंडः अस्ति। तो जो जिस प्रदेश से होंगे वो वहां का नाम बोलेंगे। ठीक है, फिर पूछते हैं कि तव मंडलम किम। अब देखिए महोदय, जिनका प्रश्न था कि यहाँ किम शब्द कर सकते हैं, वो अब देख सकते हैं कि मंडल शब्द जैसे ही नपुंसक लिंग में प्रयोग हो गया, किम शब्द भी नपुंसक लिंग में आ गया। देख रहे हैं ना, शब्दों पर वाक्य पर ध्यान देना है। हाँ, मंडल शब्द जैसे ही नपुंसक लिंग में प्रयोग हो गया, किम शब्द भी नपुंसक लिंग में आ गया। तो भवतः या फिर तव मंडलम की, मंडल का मतलब होता है आपका मंडल कौन सा है, जिसको हम आप कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट, कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट। सब तो सबने सुना होगा। तो हाँ, तो उसी को हम हिंदी में मंडलम कहते हैं या फिर जनपदः कहते हैं। ठीक है, तो जनपदः शब्द कहीं पुल्लिंग में है, उसके साथ किम का प्रयोग किया है। कौन से शब्द के साथ? जनकस्य। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनक शब्द तो षष्ठी विभक्ति में प्रयोग है। समझ रहे हैं? हाँ, यहाँ पर जनक शब्द षष्ठी विभक्ति में प्रयोग है। और यहाँ आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है। अगर आप ऐसे यहाँ कहते, ऐसे अगर आप क्या शब्द का प्रयोग करना चाहते तो आप ऐसे प्रयोग कर सकते थे कि भवतः जनकः कः। देखिए, प्रश्न दो प्रकार से आप यहाँ पूछ सकते थे। आपने षष्ठी लगा दिया तो आपको यहाँ पर नपुंसक लिंगत्व करना पड़ गया, किम शब्द प्रयोग किए। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसे पूछते कि भवतः जनकः कः, यानी आपके पिताजी कौन है, तो भाव तो वही आता कि आपके पिताजी का नाम क्या है, लेकिन जनकः प्रयोग करने से वहां पर कः शब्द पुल्लिंग में ही प्रयोग करना पड़ता। ठीक है जी 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 जी, चलिए महोदय, जैसे तह लगाते हैं, तहसील प्रत्यय लगाते हैं, प्रयागराजतः, इसका प्रयोग कैसे होगा? देखिए, इसका प्रयोग ऐसे होगा जैसे मान लीजिए मैं प्रयागराज से हूँ। ठीक, समझ गए भैया? सुन रहे हैं? जी जी। हाँ, मैं प्रयागराज से हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें आपने तहसील प्रत्यय कर देने हैं। अब जब कहीं भी बात आ जाए कि फ्रॉम देयर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना आई एम फ्रॉम देयर, जहां से भी आप हो, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, तो उसी को जब आप कहना चाहें तो जो जगह हो उस जगह के पीछे तह लगा दें, तकार और पीछे दो विसर्ग। तो ये वो तो जगह मैं वहां से हूँ। जैसे आप प्रयागराज से हैं, अब मैं आपको पूछूंगा भवान कुतः, यानी आप कहाँ से हैं, अब आप कहेंगे हम प्रयागराज प्रयागराजतः। हम उत्तर प्रदेशतः। हाँ, हम उत्तर प्रदेशतः। मैं बिहार से हूँ, मैं बोलूंगा अहम बिहारतः। जो भोपाल से होंगे अहम भोपालतः, अहम हिमाचलतः। इस प्रकार से कोई विदेश से है तो विदेश में ऑस्ट्रेलिया से है तो बोलेगा अहम ऑस्ट्रेलियातः। जो आपका जगह का नाम हो वो जगह एज इट इज रखेंगे और उसमें क्या कर देंगे, हम बस तह लगा देंगे पीछे। ठीक है जी जी, ठीक। आप श्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि मम मंडलम, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो बोल दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मेरा तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो है दरभंगा, तो मम मंडलम दरभंगा अस्ति। इस प्रकार से भवतः या तव ग्राम कः। अब देखिए आपका गांव कौन सा है, तुम्हारा गांव कौन सा है। अभी जो मैं बता रहा था ना दीपक जी को, यही बात बता रहा था। जनकस्य के पास उन्होंने पूछा किम कैसे हो गया, तो मैंने कहा अगर जनकः कहते तो भाव ये होता है तुम्हारे पिताजी कौन है, तो अर्थ वही हुआ कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। लेकिन जनकः पुल्लिंग में होने के कारण किम शब्द भी पुल्लिंग में प्रयोग करना पड़ता। तो इसी प्रकार से यहाँ तब ग्राम कः, अब जैसे भी तो कह सकते थे कि तब ग्रामस्य नाम अगर कर देते तो फिर हो जाता किम, तब ग्रामस्य नाम
किम, क्यों? गांव में आपने षष्ठी लगा दी तो अब यहाँ पर नपुंसक लिंगत्व करने पर देगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो तब ग्रामस्य नाम किम, और तो भी वही अर्थ हुआ। तेरे गांव का नाम अगर मैंने कह दिया तब ग्रामः कः, तो ग्राम शब्द पुल्लिंग में अर्थ होने से हाँ, अगर यहाँ पे ये कर देते भवता जन्म देशस्य नाम किम, तो सही था, तो भी सही था। बिल्कुल सही था। देखिए इस बंदे ने बात पकड़ ली है। रविकांत बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कर दिया है। याद रखिएगा जहां भी आप षष्ठी विभक्ति लगा देंगे ना जिस शब्द में, वहां प्रश्न पूछने के लिए किम शब्द जरूर उपयोग करें। जैसे मम जन्म देशस्य नाम किम, अब फिर आप यहाँ ऐसे नहीं कर सकते कि मम जन्म देशस्य का, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य बन जाता। लेकिन जन्म देश में षष्ठी करने की वजह से प्रश्न पूछने में आपको किम शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। इस बात को आशा करता हूँ सभी समझ गए होंगे। ठीक, अब कहते हैं कि तब ग्रामः कः, तुम्हारा गांव कौन सा है। देखिए ये सब बिल्कुल वो सब वाक्य है जो सब आप किसी के साथ मिलते हैं तो परस्पर उसका नाम, उसके जन्म देश, उसका डिस्ट्रिक्ट, किसी से भी आप फेसबुक पे भी बात करते हैं तो पूछते हैं भाई साहब आप कहाँ से हो, कौन से जिले से हो, ठीक है, क्या करते हो, ये सब बात हम नॉर्मली पूछते हैं। कहीं किसी से चैट कर रहे हो या किसी से मिले, आपके पिताजी कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या कार्य करते हैं, घर में कितने लोग, ये सब मामूली सेंटेंस है जो डेली पूछे जाते हैं किसी से भी पहली बार मिलने पर। तो इन सब वाक्यों का आना आवश्यक है, आप सब तभी बोलने में सक्षम हो पाओगे। तब ग्रामः कः, तुम्हारा गांव कौन सा है, तो मम ग्रामः जो भी हो, बिहारः अस्ति, उत्तर प्रदेश अस्ति, भवतः या तब पत्रालयः कुत्र, यानी कि आपका जो है पत्रालय कहाँ है। ठीक है, पत्रालय का अर्थ हो गया पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सभी के अपने अपने प्रदेश में पोस्ट ऑफिस होता है जहां से पत्रों का जो है आदान प्रदान होता है, यहाँ वहां भेजा जाता है। तो पत्रालय सबके यहाँ होता है। तो भवतः पत्रालयः कुत्र, यानी कि आपका पत्रालय कहाँ है, पोस्ट ऑफिस। तो जैसे मैं बिहार में हूँ तो मेरे क्षेत्र में जो पत्रालय है वो मेरा पोस्ट ऑफिस है सकतपुर, जगह का नाम है। तो मैं बोलूंगा कि मम पत्रालयः सकतपुर ग्रामे अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से अत्र त्वं कुत्र निवससि। अब देखिए जैसे आप दिल्ली में पोस्टमैन का फुल क्या होता है? किसका? पोस्टमैन, डाकिया। पत्रकर्ता कह सकते हैं या पत्र प्रेषक कह सकते हैं। ठीक है, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, पहुंचाने वाला, तो जो पत्रों को पहुंचाए। ठीक, बहुत सुंदर प्रश्न। मम पत्रालय, ठीक हो गया। अत्र त्वम कुत्र निवससि, देखिए आप किसी से मिलते हैं तो उससे ये जरूर पूछते हैं कि अच्छा आप यहीं रहते हो कि यहाँ कहाँ रहते हो। कोई मुझसे पूछा कि भवान कुत्र निवसति, मैंने कहा कि अहम देहल्याम वसामि। हाँ जी, आपने पत्र भेजने वाले का क्या बताया था संस्कृत, आवाज नहीं आई सही से। पत्रकर्ता या पत्र प्रेषकः। अस्तु श्रीमान। ठीक है, अस्तु श्रीमान। ठीक ठीक। तो मम पत्रालय अत्र त्वं कुत्र निवससि। अब देखिए एक बात मैं बता दूं कि यहाँ निवससि का प्रयोग किया गया है। कोई बता सकते हैं यहाँ पर कि निवसति क्यों नहीं हुआ, निवससि क्यों हुआ? कोई महाशय बता सकते हैं? महाशय त्वम के साथ आसी का उपयोग होता है क्योंकि यहाँ पे त्रम आया है, त्रम के कारण हुआ है। बहुत सुंदर, आज बहुत अच्छा समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए वस धातु में नी उपसर्ग लग गया है। वसति तब होता जब कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का होता, समझ गए ना। लेकिन यहाँ कर्ता कौन से पुरुष का है, कमल जी बताइए। मध्यम पुरुष एक वचन। बहुत सुंदर, तो मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो नियम के अनुसार कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। तो इसीलिए कर्ता यहाँ पर हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हमने मध्यम पुरुष एक वचन का ही लिया। तो अत्र त्वं कुत्र निवससि, अगर हमको निवसति करना पड़ता, ठीक है ना, तो यहाँ पर कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति करनी पड़ती। ठीक है, तो फिर अत्र भवान कुत्र निवसति ऐसा करना होता। ठीक, तो यहाँ तुम कहाँ रहते हो, तो अत्र अहम वीथ्याम या संभागे निवसामि। ठीक है, आप मुझसे दिल्ली में मिले, महिपालपुर में मिले, आपने मुझे पूछा कि अत्र महिपालपुरे भवान कुत्र निवसति,
आप यहाँ महिपालपुर में कहाँ रहते हो? तो मैं हो सकता है शायद जिस गली में हूँ उसी के बाहर बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा अहम अत्र वीथ्याम संभागे निवसामि। देखिए याद कर लीजिए, वीथी शब्द है, वीथी। वीथी का मतलब होता है गली, जिसको स्ट्रीट कहते हैं। हम लोग इंग्लिश में देखते होंगे कि स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, ठीक है। तो उस स्ट्रीट को, गली को हम जो है वीथी कहते हैं संस्कृत में। हम मोहल्ला शब्द को जो है हम संभागः, ठीक है। संभागः का मतलब होता है मोहल्ला, सोसाइटी जिसको कहते हैं ना, वही हो गया मोहल्ला, या कॉलोनी जिसको कहते हैं, कॉलोनी या सोसाइटी को संभागः। लिख लीजिए, शब्द को याद कर लीजिए, सोसाइटी या कॉलोनी को संभागा कहते हैं और स्ट्रीट यानी गली को वीथी कहते हैं, ठीक। वीथी स्त्रीलिंग होने की वजह से सप्तमी एक वचन में वीथ्याम बन गया, तो अत्र अहम वीथ्याम, ठीक है। या संभागे निवसामि, तो मैं जो है यहाँ गली में, मोहल्ले में रहता हूँ, जिस भी गली या जिस भी मोहल्ले में रह रहे हो, ठीक है। तो कीमा घीसे, यहाँ पर देखिए टाइपिंग गलत है, कीमा घीसे नहीं, हाँ ठीक है क्षम्यताम, कीमा धीसे है वहां पर, वो लिखा है, मुझे घ दिखा दिया, किम अधी से। देखिए एक चीज और याद कर लीजिए, अधि पूर्वक ई धातु है जिसका अर्थ पढ़ना होता है, जिसका अधीते रूप बनता है, जैसे भवान अधीते, अहम अधीये, मैं पढ़ता हूँ। पठ धातु पठामी, अहम पठामी, सह पठती इत्यादि तो आप लोग प्रयोग करते ही हैं, लेकिन पठ धातु से इतर भी प्रयोग करिए। अहम पठामी न बोल करके अहम अधीये करेंगे, सह पठसी न करके सह अधीशे करेंगे, ठीक है। क्षम्यताम, त्वम पठसी न करके हम त्वम पठसी न करके त्वम अधीशे, और सह पठती न करके सह अधीशे, ऐसा महोदय महोदया, ये अधीशे शब्द कौन से लकार में चलता है? ये लट लकार में ही है, चलता नहीं है, चलेगा तो ये अपने 10 लकारों में, लेकिन यहाँ पर प्रयोग लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में दिखाया गया है, अधीशे, यानी त्वम अधीशे, त्वम अधीशे, तुम पढ़ते हो। माइक बंद करो। देखिए प्रयोग दिखा देता हूँ, अधि शब्द का ई धातु, अधि पूर्वक ई धातु, अधीते, जिसमें सेवते चलते उसी में चलेगा ना महोदय? बिल्कुल बिल्कुल, ये आत्मनेपदी है जी महोदय। हाँ, लेकिन तथापि इसका रूप थोड़ा अलग चलता है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार प्रथम पुरुष में प्रयोग कर, एक वचन में प्रयोग करके, जैसे सह अधीते। माइक बंद कर लीजिए कृपया, मुझे पढ़ाने दें। सह अधीते यानी कि वह पढ़ता है, त्वम अधीशे, तुम पढ़ते हो, अहम अधीये, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अधि पूर्वक ई धातु है, यानी अधि उपसर्ग लगा है ई धातु में। तो किम अधीशे, क्या पढ़ते हो। अब अगर अभी आपको ये धातु पता नहीं होता तो आप पठ पूछते, किम पठासी, यानी क्या पढ़ते हो। तो पठासी तो प्रचलित है ही, तो क्यों ना कुछ नवल प्रयोग में लाया जाए, तो किम अधीशे, क्या पढ़ते हो, ठीक है। तो व्याकरणम अभ्यस्यामि, व्याकरण पढ़ता हूँ, अभ्यस अभी पूर्वक, बोलिए। अभिषेक जी, हाँ जी, ये धातु कौन सी है? अध धातु है? नहीं नहीं, धातु तो ई धातु है, ह्रस्व ई, उसमें अधिक उपसर्ग लगा हुआ है। ई धातु अधि उपसर्ग, हाँ, अधि पूर्वक ई धातु। ठीक है। एक मेरा सवाल था, एक छोटा सा और आपसे। जी जी, थोड़ा हटके है वैसे इससे थोड़ा सा, मतलब लेकिन जैसे होता है ना कि धातुओं में आत्मनेपदी और परस्मैपदी और एक होती है उभयपदी, तो इनमें मेरे को फर्क बता देना आप, मतलब बेसिक क्लास के बाद बता देना ना, या फिर अभी बता दीजिए। ठीक ठीक, ये प्रश्न आप याद रखिएगा, वैसे मुझे भी याद रहेगा। अंत का जो 5 मिनट बचेगा उसमें हम धातु के जो तीनों, हाँ, जो परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, उस विषय में बात करूंगा, ठीक है। जी जी ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कहा है कि व्याकरणम अभ्यस्यामि, यानी व्याकरण पढ़ता हूँ, रूप चलते अभ्यस्यति, अभ्यस्यतः, अभ्यस्यन्ति, अभ्यस्यसि, अभ्यस्यसि, अभ्यस्यथः, अभ्यस्यथ, अभ्यस्यानि, अभ्यस्यावः,
अभ्यस्यामः। ठीक है, अभी पूर्वक अस धातु है यहाँ पर, अभी उपसर्ग अस धातु। तो देखिए यहाँ पर अभ्यस्यति शब्द है, तो अभ्यस्यामि, आमी आने से कल जो है मितुल जी का प्रश्न था कि आमी कहने से पहचान हो जाता है क्या कि ये उत्तम पुरुष है। जी हाँ, यहाँ आमी अभ्यस्यामि कहने से बोध हो गया कि उत्तम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अहम अभ्यस्यामि, अभ्यास करता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अभ्यास करना, पढ़ना अर्थ में प्रयोग होता है। तो व्याकरणम अभ्यस्यामि, व्याकरण का अभ्यास करता हूँ या व्याकरण पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि कस्माद अभ्यस्यसि, यानी कि किस जो है किम शब्द जो है ना उसका पुल्लिंग में पंचमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग होता है। कस्मात, किम शब्द पुल्लिंग, एक पंचमी विभक्ति एक वचन, यानी कस्मात यानी किस से, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर किस से अपादान हो गया, तो किस से अभ्यास करते हो, तो क्या है कि आचार हो गया। तो आप प्रश्न करेंगे कि कहा कि अपादान है, तो अपादान में तो अलग होने अर्थ में प्रयोग होता है, तो ये क्या किस से फिर होगा, अभी तो वो अभ्यास कर रहा है किसी से जिससे आप ज्ञान अर्जन करते हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इस प्रकार से आप जिससे ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, हमेशा याद रखना है, जिससे ज्ञान अर्जन करेंगे, जिस पढ़ेंगे तो शख्स में उस, तो इसलिए अनंत को चढ़ते हो आचार्य पठामी या आचार्य। अब बती मैंने बता पर ये क्लास के ना रहे ये वो वाले विद्या पढ़ी जाए उसकी अपादान संज्ञा के कारण। देखिए अपादाने पंचमी तो होती है, लेकिन यहाँ पर एक सेकंड जरा मैं बोल दूं, अपादाने पंचमी जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर अपादाने पंचमी से जो है ना अपादान संज्ञा नहीं करनी है, यहाँ अपादान संज्ञा ये आपका जो है ना ये क्या कहते हैं विभक्तियां देखिए दो प्रकार की होती हैं, आप लोगों को पता होगा, एक उपपद विभक्ति होती है, कारक विभक्ति होती है। तो रविकांत आपने कहा कि यहाँ अपादाने पंचमी से पंचमी करेंगे, सभी इस बात को ध्यान से सुन लें, यहाँ पर अपादाने पंचमी से पंचमी नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो आपका क्या कहते हैं जो उपपद विभक्ति होती है ना वहां पर संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो आचार्य से संबंध, तो यहाँ पर किससे आप पढ़ रहे हो, आप आचार्य से, मैंने यही संबंध बताया था। हाँ, तो यहाँ पर जो है आपका एक अलग ही सूत्र है, वो सूत्र मैं कल बताऊंगा, सूत्र मुझे विस्मृत नहीं है, विस्मृत हो गया हूँ, वो सूत्र मैं बताऊंगा, उससे होता है यहाँ पर। ठीक है, आख्यातोपयोगे से हाँ आख्यातोपयोगे, बहुत सुंदर। देखिए मैं बिल्कुल भूल गया था, आख्यातोपयोगे प्रभात भैया ने बताया है क्या? जी 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 बहुत सुंदर। हमने भी इसे रचनानुवाद में पढ़ा था, तथापि विस्मृत हो गया था। जी बिल्कुल इन्होंने सही कहा, आख्यातोपयोगे सूत्र है, उस यह सूत्र कहता है। हमें उधर से कॉल आई ला, हम ना करे उरे गई नहीं है भाई चालू है बाबू तो हमारा जैसे मैसेज आए कि वो संभाषण वाला चालू है, फॉर्म फिल कर दो कुंदन, तो ठीक है कर दे रहे हैं, फिल कर दे हो गया। तो ना होमवर्क बना के तो वहाँ तो चल जाते ग्रुप में नंबर, तो कहे तो किसी कुंदन जी नहीं भेजे हैं आपका, क्या करता दो बंद कर दो नहीं, क्या चल
हम चाय बनाते ही नहीं, गिराते भी हैं और फ्रिज को खाना खिलाते भी हैं, तभी तो यहाँ से दाग नहीं जर्म्स भी हैं। इसीलिए नया कॉलिन जो शाइन का उसको हटाना था मुश्किल, अब उन्हें डिसइंफेक्ट करना हुआ आसान। और नहीं 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 अनिल जी, लिंग कौन सा है कस्याम में? स्त्रीलिंग है, क्योंकि अच्छा ठीक है। कक्षायाम शब्द में वंदना मैम कौन सी विभक्ति है कक्षायाम शब्द में? जो करे दाग हटाए, मारे 99.9% जर्म्स और कोविड-19 वाले कोरोना वायरस को भी टॉयलेट में साफ नहीं स्वच्छ बनाए। भूयसी मेरी आवाज आ रही है? अच्छा हाँ ठीक ठीक। रविकांत बताओ कक्षायाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? कक्षायाम में जी चतुर्थी। चतुर्थी कहाँ से हो गया? एक मिनट इससे पिछले वाले शब्द में बताया था, कोई बताइए। सप्तमी 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 एक वचन। सप्तमी सप्तमी बहुत सुंदर। अभी मैंने कक्षायाम बस मैं समझ गया, बहुत सुंदर। कक्षायाम शब्द में अभी मैंने कहा था कि कस्याम में अभी मैंने बताया था सप्तमी है, तो कस्याम शब्द जब स्त्रीलिंग में है, कक्षा शब्द कौन से स्त्रीलिंग में है रघुनंदन जी? अस्तु महोदय, क्या कक्षायाम शब्द में कौन सा लिंग है यहाँ पर? कक्षा नहीं स्त्रीलिंग। ठीक है हाँ ठीक ठीक। चलिए तो अभी इन्होंने कहा कि कक्षायाम अर्चयामी गुरु, कक्षा में पढ़ता हूँ गुरु जी। गुरु शब्द यहाँ पर कौन संबोधन में प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर गुरु कहा गया है। गुरु शब्द जो उकारांत पुल्लिंग है, संबोधन में गुरु हे गुरु। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे कि मान लीजिए एकादशी कक्षायाम अर्चयामी, ठीक है, तो यहाँ प्रचर्चयामी या प्रचर्चयसी शब्द है, इसमें मूल तो अर्चयसी ऐसा ही है, लेकिन प्र उपसर्ग लगा दिया गया है चर्च धातु में। ठीक है, तो कहते हैं कि एकादशी यानी 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं शास्त्री द्वितीय वर्षस्य कक्षायाम अर्चयामि, इस प्रकार से। ठीक, फिर कहते हैं कस्मिन विषये मनो लगति। लग धातु लगने अर्थ में, रमन करने अर्थ में प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखना है। लगती यानी लगता है, लगती लगता है लगंती। देखिए लगता है लगती लगता लगंती लगसी लगथा लगथा लगामी लगावह लगाम। ठीक है, तो मम मनहा जिस भी विषय में लगता हो, तो मम मनः संस्कृते लगति, मम मनः हिंद्याम लगति, मम मनः आंग्ले लगति, मम मनः विज्ञाने लगति। ठीक है ना, मम मनः राजनीत्याम लगति। जिस भी विषय में आपका मन लगता हो, मम मनः गायने लगति, अर्थात मम मनः गायन विषये लगति, ये अर्थ हो गया। तो आपका कस्यचित मनः वादने लगति, अर्थात बजाना इत्यादि वाद्य यंत्र वादने। तो इस प्रकार से जो है कस्मिन विषये, कस्मिन में कौन सी विभक्ति है चंदन जी? कस्मिन शब्द में कौन सी विभक्ति है? कस्मिन में सप्तमी। बहुत सुंदर। लिंग कौन सा है नेहा मैम कस्मिन शब्द में? हाँ तो सोने पर सुहागा। नेहा मैम कस्मिन शब्द में लिंग कौन सा है? कोमल गर्ग जी हैं, बताइए कस्मिन शब्द में। बहुत सुंदर। और तुम बताओ कि अच्छा दीपक जी आप बताइए विषय शब्द में कौन सी विभक्ति है? कुकरम भुक्ति। दीपक जी क्लास में परसों करे हैं पूरे दीदी के नेटवर्क फोन नहीं खे पहुंच पाए यार साथ हम खोल
गौरव नहीं हो। कुंदन जी आप बताइए। अस्तु महोदय। बस सीटी मार देगा। विषय शब्द में कौन सी विभक्ति है? पुनः उच्चावा एक बार। विषय अत्र दृश्यते न वा विषये विषये। मम विषय संस्कृत आंग्ले हिन्द्यां च। नैव मया पृच्छते यत विषये अत्र का विभक्तिरस्ति। विषये में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। हाँ बहुत सुंदर। वर्षा जी हैं क्या? सप्तमी एक वचन। बहुत सुंदर। वर्षा जी अस्ति वा? रुचि जी हैं? अच्छा रवि रंजन जी हैं क्या? अभिषेक जी बताइए मुझे कि विषय शब्द यहाँ पर पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है, किस लिंग में प्रयोग किया गया है? लिंग में हो जाए। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है। और मनोलगति अर्थात मन लगता है, मनः शब्द होता है, उसको यहाँ पर हसी च से रुत्व को उत्व कर दिया गया है। ये संधि का एक नियम है। तो मनोलगति ऐसा रूप बन जाता है। हसी च सूत्र से यहाँ पर उत्व हो गया है। तो लगति यहाँ पर कौन से लकार में है प्रभात भैया? लट लकार। हाँ लट लकार। कौन से पुरुष कौन से वचन का? प्रथम पुरुष एक वचन। बहुत सुंदर। अच्छा संस्कृते में कौन सी विभक्ति है प्रभात भैया यहाँ पर? संस्कृत में यहाँ सप्तमी एक वचन होगी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा अब कोई महिला विभाग से बताइए मुझे हिंद्याम शब्द में कौन सी विभक्ति है? एक वचन। कौन सा? सप्तमी एक वचन। बहुत सुंदर। हिंद्याम ये पुल्लिंग प्रयोग है या स्त्रीलिंग प्रयोग है जी? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में है। आंग्ले शब्द में कौन सी विभक्ति है अनिल जी? सप्तमी एक वचन। ठीक है। आंग्ले शब्द जो है कमल जी यहाँ पर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। ठीक है बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा यहाँ पर शब्द आया। हाँ जी एक प्रश्न था। अगर ये प्रश्न में हम ऐसे पूछते भवतः कस्मिन विषये मनो लगसी, तो ये सही होता? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होता। यहाँ पर क्योंकि भावत शब्द तो आप वैसे भी जानते हैं कि आदर सूचक शब्द है, ठीक है। वैसे भी षष्ठी विभक्ति में जब प्रयोग होगा, यहाँ पर पुरुष तो है नहीं ना। जब पुरुष आपका लगसी तभी होता है जब मध्यम पुरुष से संबंधित होता। यहाँ पर अगर आप तब भी कर देंगे ना तो भी युष्मद शब्द षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होगा, तो भी आप ऐसे ही कहेंगे कि तब मनः कस्मिन विषये लगति। यहाँ लगसी का जो है कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ, अगर लगसी ऐसा प्रयोग करना है तो हम कस्मिन कार्य लगसी, तुम किस कार्य में लगे हो। क्यों हुआ यहाँ पर लगसी? क्योंकि अब आपने मध्यम पुरुष के कर्ता का त्वम का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप षष्ठी में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको लगसी नहीं करना पड़ेगा। याद रहे, लगसी हमेशा मध्यम पुरुष के साथ ही एक वचन में प्रयोग होगा, ठीक है। ठीक। चलिए बहुत सुंदर। अभिषेक जी क्या हिंद्याम सप्तमी बताइए आपने इसमें? जी सुन पा रहे हैं? हाँ सप्तमी बताया इसमें आपने? हाँ सप्तमी बताया, बताइए। तो इसमें मेरे को थोड़ा इसमें ये नहीं हो सकता था कि हिंदी जैसे आंग्ले? नहीं 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 नहीं, देखिए आप ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। मूल शब्द जो है वो है संस्कृतः, आंग्लः, हिंदी। हिंदी में हम आप सब जानते हैं दीर्घ ईकार होता है या नहीं होता है? होता है सर। होता है। तो अब देखिए हिंदी में दीर्घ ई लग गया, लेकिन आंग्ल और संस्कृत के पीछे दो विसर्ग लगा है या नहीं लगा है? जी जी।
लगा है। मैंने कहा था ये अकारांत है या नहीं है? है, अकारांत है। संस्कृतः तकारोत्तरवर्ती अकार विराजित है। आंग्लः लकारोत्तरवर्ती अकार है। तो में भी अकार है संस्कृत में, और आंग्ल में भी ल रूपी अकार यहाँ पर विराजित है। तो अब देखिए पीछे दो विसर्ग भी है, जो मैंने सिंपल ट्रिक से लिंग पहचानने के लिए नियम बताया था। तो उसके अनुसार यहाँ संस्कृत और आंग्ल शब्द पुल्लिंग हुआ या कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग। नहीं नहीं नहीं, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के लिए मैंने सिंपल ट्रिक क्या बताया था पहचानने के लिए? वंदना मैम आप बताइए, मैंने स्त्रीलिंग पहचानने के लिए क्या ट्रिक बताया था? दीर्घ आकार। आकार, अकार नहीं आकार, ठीक है। जैसे रमा, माला, ठीक है, रंजना, इस प्रकार से जो शब्द थे आकार, ठीक है। और एक याद हो तो मैंने दीर्घ ईकार वाले भी बताए थे, हैं, जैसे रजनी, उसके बाद से जैसे कि हिंदी, नदी, जिसमें दीर्घ ई हो, मोहनी, ठीक है। तो इस प्रकार से तो देखिए संस्कृत शब्द के पीछे दो विसर्ग आने की वजह से और आकार अंत में है, तो सिंपल ट्रिक से पहचानना ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए मैंने आपको राम के शब्द भेजे थे, आपने देखा होगा और मैंने बताया भी था। सप्तमी एक वचन में रामे बन जाता है, तो रामे बन जाता है, तो उसके तुल्य जितने भी अकारोत्तरवर्ती मैं कह रहा हूँ, अकारांत विसर्ग वाले होंगे, सब राम के तरह चलेंगे या नहीं चलेंगे? चलेंगे, क्योंकि राम भी अकारांत पुल्लिंग है, संस्कृत भी अकारांत पुल्लिंग है, आंग्ल भी अकारांत पुल्लिंग है। तो वो सप्तमी में रामे बन रहा है, तो ये भी संस्कृत है, ये भी आंग्ल है। लेकिन हिंदी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, जो पहचान बताया था उसके आधार पर। तो हिंदी स्त्रीलिंग होने के कारण नदी शब्द की तरह चलेगा, हिंदी, हिंद्यौ, हिंद्या। अब जब नदी सप्तमी में जाकर के नद्याम बन जाता है, तो हिंदी सप्तमी में जाकर के हिंद्याम बनेगा या नहीं बनेगा? जी जी बनेगा, बन जाएगा। समझ गए आप बात को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए प्रभात भैया, आप रमते शब्द जो यहाँ पर है, यह परस्मयी पदी का प्रयोग है या आत्मनेपदी का प्रयोग है? रमते ये तो परस्मैपदी का होगा। नहीं नहीं नहीं, आत्मनेपदी का है, आत्मनेपदी का, आत्मनेपदी का है। जैसे सेवते वैसे ही रमते, रम धातु रमते। जी, आपने एक सुना होगा ना, जब आप षडलिंग में पढ़ते हैं अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम जी जी जी। हाँ, तो वहाँ आता है ना कि रमन्ते योगिना यस्मिन, रमन्ते योगिनो यस्मिन, पढ़ते हैं ना? जी जी जी। सहराम, तो रमते, रमेते, रमन्ते, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये वहां से कौन आ गए अभी? चित्रदीप जी, चित्रदीप जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुना है, सुना है। अब तो आज अगर नहीं आते तो ही उचित होता, अब तो छुट्टी का टाइम हो गया। अरे आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी हमारे यहाँ, इसलिए अभी आए। कैसी प्रॉब्लम जान सकते हैं? मैं आपको मोबाइल पे बताऊंगा। गुरुजी थोड़ा सा वक्त बचा, कृपया बढ़ा दें। ठीक ठीक, चलो। तो देखिए, तो अब आप सब यहाँ पर समझ गए हैं। इसी प्रकार से देखिए, जैसे इनका प्रश्न था कि हिंद्याम में इन्होंने पुल्लिंग कह दिया लेकिन स्त्रीलिंग है, तो अब मैंने पहचान बताया। तो अब कमल जी आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो है अत्र हम विख्याम संभाग्य निवसानी, विख्याम शब्द में कौन सी विभक्ति है? कमल जी, विख्याम शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रभात भैया आप बताइए। इसमें षष्ठी होगी? नहीं नहीं, नेहा मैम सुन पा रही है? विख्याम शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय क्या? अस्तु महोदय, सप्तमी एक वचन।
किसने कहा सप्तमी एक वचन? गुरुजी तृतीया पंचमी एक वचन। एक वचन किसने कहा? अनिल अनिल महोदय। एक वचन ही होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सप्तमी एक वचन। अभी मैंने बताया था कि हिंदी शब्द नदी के तरह चल करके हिंद्याम बन जाता है सप्तमी में, तो वीथी शब्द भी तो नदी के तरह ही चलेगा, ईकार है अंत में, तो वो भी तो नद्याम तो वीथ्याम बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? लतायाम जी 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 जी। अब संभागे शब्द जो है यहाँ पर रघुनंदन जी बताएंगे, संभागे शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। लिंग। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर लिंग कौन सा है संभागे में? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। बहुत सुंदर। हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए जरा एक बार मैंने यहाँ लिस्ट देख लिया। अब वो लोग भी बोलेंगे जो बोलते नहीं है। क्या होता है, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा होता हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा होता है वहाँ कौन कौन विराजित हैं। मंडलम शब्द में तोसन जी, मंडलम शब्द में कौन सा लिंग है? मंडलम द्वितीय। नहीं, विभक्ति नहीं पूछ रहा हूँ मैं, लिंग पूछ रहा हूँ, लिंग। मंडलम सर नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग है। चंदन जी बताएंगे कि यहाँ पर नपुंसक लिंग ये क्यों है, कैसे पहचाना जाए कि ये नपुंसक लिंग है? हलंत मोह है सर, जैसे आपने बताया था पुस्तकम विद्यालयम। विद्यालयम तो विद्यालयम नहीं होता, वो विद्यालय होता है, वो तो पुल्लिंग है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने कहा था कि 90% केस में साधारण तरीके से पहचानने के लिए या तो मकार में हलंत लगा हो या वो मकार अनुस्वार के रूप में विराजित हो। ठीक, तो इस प्रकार से मुझे बताइए कि प्रदेशः शब्द है, रविकांत बताओ, प्रदेशः शब्द में ये कौन सा लिंग है? प्रदेश में पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। बहुत सुंदर। भूयसी बताओ, जन्मदेश में कौन सा लिंग है? सर पुल्लिंग है। इससे पहले थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन पूछा था, बोले क्यों नहीं थे? सर मुझे पता नहीं है, आपने पूछा था शायद, इधर आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी मुश्किल से नेटवर्क मिला है। तो फिर आपकी तरफ दिक्कत होगी, क्योंकि मैं तो फुल नेटवर्क एरिया में हूँ और तब से आप लोगों को एक बार भी मेरी आवाज में कहीं दिक्कत आई है क्या? ना। हाँ, तो हो सकता है भूयसी आपके सर आज सुबह से थोड़ा इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। कार्यम शब्द में नेहा मैम कौन सा लिंग है यहाँ पर? नपुंसक लिंग है। कैसे आपने पहचाना कि नपुंसक लिंग है? बना ले रहता बिल्कुल, बहुत सुंदर। पत्रालयः शब्द है। पत्रालयः शब्द में कौन सा लिंग है? चित्रदीप जी बताएंगे। ऑन करके देखा दे वो देखो कुकुरा बोलती समझो। यह पुल्लिंग होगा। बिल्कुल, कैसे? कितना खूबसूरत हवा। इसमें विसर्ग लगा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, खेल का शब्द है, नीरज जी बताएंगे, खेल का शब्द में कौन सा लिंग है? महोदय गायक है। कौन सा? पुल्लिंग है। ठीक है। अब कोमल जी आप बताइए, ऊढ़ शब्द है, उसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। बिल्कुल पुल्लिंग है। दिवाकर जी आप बताइए, प्राप्तोदतः
शब्द है उसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। अच्छा, करोति शब्द यहाँ पर है। अंकेश आप बताओ, करोति शब्द कौन से लकार में प्रयोग हुआ है? लट लकार एक वचन। अंकेश, करोति शब्द कौन से लकार में प्रयोग है? लट लकार एक वचन, प्रथम पुरुष। देखिए, कक्षा में आने का जो है फल तभी सिद्ध होगा जब आप सब आकर के चढ़ बढ़कर हिस्सा लें। अब मैंने ये वाला जो पेज आज आप लोगों को पढ़ाया है, जिस समय मैंने पढ़ाया एक एक शब्द में कौन सा लिंग है, कौन से विभक्ति में प्रयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी बातें मैंने बताया, बिल्कुल अंत तक बताया कि नहीं बताया? और उसके बाद अब मैं पूछ रहा हूँ, और उसके बाद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्री धातु। हाँ, क्री धातु, क्री करने, दो क्रिया धातु है यहाँ पर। क्री धातु जो होता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए, इसी प्रकार से आप सब चढ़ बढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि जब आप बोलेंगे हम लिंग का ज्ञान ही नहीं है तो एषः कैसे आप बोल पाएंगे, सह कैसे बोल पाएंगे, एतद कैसे बोलेंगे, शब्द में लिंग पहचान नहीं कर पाएंगे, धातु में लकार नहीं पहचान कर पाएंगे, तो किस प्रकार से बोलेंगे? तो इसके लिए लिंग का मैं 3 दिन 4 दिन से लिंग के विषय में बताते आ रहा हूँ। अभी भी मैंने इसमें हर एक चीज एक एक बात बताते गया हूँ। तो आप सबका कर्तव्य है कि जब पूछूं तो चट बढ़ कर हिस्सा ले, या फिर जब बताऊं उसी समय में कह दीजिएगा मुझे समझ नहीं आया। चलिए, तो अभ्यस्यामी शब्द है यहाँ पर। अभ्यस्यामी जो है ये कौन से लकार और कौन से वचन में प्रयोग किया गया है? चित्रदीप जी बताएंगे। अज्ञस्यामी। अज्ञस्यामी ने अभ्यस्यामी, अभ्यास करना, पढ़ना। कौन से? अभ्यस्यामी, आप पृष्ठ पर देख पाएंगे, अभ्यस्यामी। आपने क्या बोला, क्या बताना है इसमें? महोदय, अभ्यस्यामी शब्द में कौन सा पुरुष है? अभ्यस्यामी में प्रथम पुरुष एक वचन। बहुत सुंदर महोदय, इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यस्यामी, आमी, पठामी, कभी कभी पठामी। उत्तम पुरुष महोदय, उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष एक बहुवचन। उत्तम पुरुष एक वचन। कोई कृपया इन महोदय को बताइए कैसे हुआ यहाँ पर, बताइए, क्लियर करिए। उत्तम पुरुष, ठीक है। इसका महोदय एक रूप चलता है, सेती सेत सेंती सेत 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 श्यामी श्यावा श्यामा। अरे एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं क्लियर करता हूँ। एक मेरा प्रश्न यही था आपसे कि ये कौन से जो है पुरुष में प्रयोग हो रहा है? तो ये उत्तम पुरुष में, सीधा आमी, आमी, आवह, आमह पढ़ा होगा। उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, निवसामी शब्द है। नेहा मैम आप बताइए, निवसामी शब्द कौन से पुरुष में प्रयोग हो रहा है और कौन से वचन में? निवसामी, उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ, वचन। बहुत सुंदर, एक वाक्य बनाइए निवसामी को लेकर के। अहम गृहे निवसामि। क्या बात है, क्या अर्थ हुआ इसका? मैं घर में रहती हूँ। बहुत सुंदर, ठीक। अच्छा, आचार्यात, कृपया माइक ऑफ कर लें। आचार्यात शब्द है। अंकेश बताओ, आचार्यात शब्द में कौन सी विभक्ति है? बालकात पंचमी। गुरुजी मुझे विभक्ति का तो भी पता नहीं है। तो फिर यहाँ पर आते डेली हो, विभक्ति का पता ही नहीं है, सुनते हो। नेट का बहुत मुझे प्रॉब्लम है। पंचमी एक महोदय, पंचमी एक वचन। ठीक है, बहुत सुंदर, पंचमी एक वचन, ठीक है। एक वाक्य बनाइए आचार्यात से लेकर के। गुरुजी ठीक है, काफी वार्ता है। आचार्यात से बनाइए एक वाक्य, प्रभात भैया। दिवाकर जी, आचार्यात शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाइए। आचार्यात शिक्षाम गृह्णामि। हाँ, बहुत सुंदर। दिवाकर जी आपने बनाया क्या? जी सर। बहुत सुंदर, गृह्णामि होता है, ठीक है। हाँ, आचार्यात शिक्षाम गृह्णामि।
हाँ ठीक, बहुत सुंदर। अब जो है दीपक जी, आप बनाइए कि गुरु शब्द है यहाँ पर, गुरु शब्द कौन से विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर? दीपक शर्मा जी, या दीपक कौशिक जी हो, या गौरव जी हो। बोलिए, गुरु शब्द जो है यहाँ पर कौन से विभक्ति का प्रयोग है? राजीव रंजन जी, आज लगता है राजीव रंजन जी कक्षा अपना जो है यहाँ पर सेट करके कहीं चले गए। अनिल जी, आप बताइए, गुरु शब्द कौन से विभक्ति में है? नहीं 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 नहीं, वंदना मैम आप बताइए, गुरु शब्द मैंने बताया भी था पढ़ाते टाइम। बस बस, बहुत सुंदर। गुरु किसने कहा संबोधन? कमल जी। चलिए, बहुत सुंदर। गुरु शब्द संबोधन विभक्ति में है, जैसे कि मैंने उस टाइम बताया भी था, हे गुरु, है ना। चलिए, लगती संबोधन इस सूत्र से हुआ ना सर ये? संबोधनेच। महोदय, एक प्रश्न था आपसे। एक सेकंड, जरा एक से निपट लें। संबोधनेच से संबोधन संज्ञा यहाँ पर हो जाती है। जी पूछिए। मैं ये कह रहा था कि जो संस्कृत में लिंग निर्धारित करते हैं वह विभक्ति के अनुसार करते हैं ना? प्रश्न जी निरर्थक है यहाँ पर, कृपया अर्थयुक्त प्रश्न पूछें। नहीं, जैसे इकारांत उकारांत के अनुसार जो हम तय करते हैं कि इसमें कौन सा लिंग होगा ये। तो विभक्ति तो निश्चित है, यह विभक्तियां तो। इसको अकारांत इकारांत को क्या बोलते हैं? नहीं, ये अकारांत तो ये तो पहचानने के हैं कि अकारांत पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। ये आपका प्रश्न अर्थदायक नहीं था महोदय। नहीं, मैं उसको कह नहीं पा रहा था। माने इसमें संस्कृत में स्त्री और पुरुष के अनुसार जैसे नहीं करते, जैसे ताला जो है वो तो एक प्रकार से निर्जीव है, फिर भी हम उसको पुल्लिंग में रखते हैं। पुल्लिंग में नहीं रखते हैं, ताला शब्द को हम जो है पुल्लिंग में, हाँ ठीक, पुल्लिंग में रखते हैं। सॉरी, मुझे लगा नपुंसक कह रहे हैं। हाँ, तो उस हिसाब से जो है वो आकारांत के हिसाब से ही रखते हैं ना। मैं वही पूछ रहा था। अच्छा, हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ लगती शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाइए प्रभात भैया जरा। मम मनः संस्कृते लगते। बहुत सुंदर। नेहा मैम, रमते शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाइए। कल्पना जी हैं? हाँ, बोलिए। बहुत सुंदर। क्या अर्थ हुआ इसका? अध्ययन में मेरा मन लगता है, पढ़ने में मेरा मन। बहुत सुंदर। कल्पना जी हैं यहाँ पर। प्रचर्चा यसी शब्द को लेकर एक वाक्य बनाइए। कल्पना दुबे। आज स्त्री विभाग से केवल नेहा मैम बोल रही हैं और कोई हिस्सा ही नहीं ले रही हैं। वंदना मैम को मैंने 4-5 बार संबोधित कर दिया, जो बोल ही नहीं रही हैं। तोशन जी, प्रचर्चा यसी शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाइए। हाँ, प्रचर्चा यशी शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाइए। 22 के घरे जाएंगे हरिगांव, ठीक। 23, 24, 25, 26 फिर लेवा जाना है। लेवा से बाराती के तिलक जाएंगे। इधर पढ़ना तो गाड़ी रोका के नहीं बता रहे खाली बात। अपने विद्यालय मध्ये प्रचार घाट खुल कौन? हाँ, आपने बोला वीरा? वो अभी बाप माई के
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, लेकिन वाक्य अशुद्ध है महोदय, यहाँ पर फिर प्रचर्च यदि ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि वंदना में हम इसको ठीक करेंगे, वंदना में हम बनाएंगे। 50 मिनट की रिकॉर्डिंग 1 GB की हो गई। हाँ तो देखिए, अब आपने अहम कह दिया, तो अहम कहने से प्रचर्च यस्य कैसे हो जाएगा? अहम के लिए तो आमी, आमी, 280 का होता है, तब जाके आवाज आ जाए। हाँ, और आपने क्या कहा? द्वादश, तो द्वादश नहीं, द्वादश में भी सप्तमी लगाइए, तो द्वादशी, हम द्वादशी कक्षायाम पठामी, या पठामी कह रहा हूँ, सॉरी, प्रचर्चयामी, ठीक है। गुरुजी समय हो चुका है। खूब गए को। हाँ आप हाँ हाँ, जैसे अहम व्याहरामि, इसका अर्थ क्या होगा? हाँ देखिए, करना, आपका व्याहरण करता हूँ मैं, जैसे कि अहम भवतः स्वागतम व्याहरामि, ठीक है, यानी कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, करने अर्थ में हम जो है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि भवतः स्वागतम व्याहरामि, जी जी जी, यानी आपका स्वागत करता हूँ। और किसी का कुछ प्रश्न है क्या? आज के कक्षा से लेकर के कुछ संबंधित हो तो देखिए, आज आप लोगों ने लिंग और वचन, लिंग वचन विभक्ति, और आप किसी से मिलते हैं तो किन किन वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए है, और उससे भी ज्यादा लिंग वचन है। ये माइक किसमें होते हैं, कौन क्या है पूछिए। अभिषेक जी, मैं बोल रहा था कि जो मैंने पूछा था ना उभयपदी और आत्मनेपदी का, तो उसका तो पूरा समय हो गया ना, फिर पूछूंगा आपसे, तो कल बता देना। सब कल आ जाए। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा ही जवाब है। टंकी लगा ठेला हो ना, देखिए, परस्मयी पदी, मौसा देख लो आत्मनेपदी और उभयपदी, ठीक है, धातु तीनों प्रकार से चलती है। कुछ धातुएं तो परस्मयी पदी होती हैं, कुछ धातुएं उभयपदी होती हैं, और कुछ धातुएं आत्मनेपदी। देखिए, परस्मयी कहने से अर्थ होता है हम जाए साइकिल से ला दे बांध के, ये बोला मैं कर चतुर्थी विभक्ति आत्मन शब्द, ठीक है, जो नपुंसक है, आत्मने यानी अपने लिए, ठीक है, और उभय गोल 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 करके देवे ना, ऐसा, अच्छा रोलिंग करके ना देवे। तो परस्मयी कहने से ही बात स्पष्ट हो गई दूसरे की, जब धातु से दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करने का परस्मयी पदी का प्रयोग करते हैं। जब धातु से आत्मने, खुद के लिए, संप्रदान चतुर्थी के लिए, आत्मने चतुर्थी विभक्ति, खुद के लिए कार्य करने का बोध हो, तो धातु से आत्मनेपदी का प्रयोग करते हैं। और कुछ धातुएं उभयपदी होती हैं। उभयपदी वे धातुएं होती हैं जिनमें परस्मयी पदी का भी और आत्मनेपदी का दोनों का ग्रहण होता है, दोनों का गुण होता है। तो देखिए, जो धातु परस्मयी पदी चलेगी वो धातु, जैसे वादिगण की मैं धातुएं लेता हूँ यहाँ पर, भू धातु, तो भवती, पठती, लिखती, ठीक है, हसती, इस प्रकार से धातुएं केवल व केवल परस्मयी पदी चल रही हैं, ठीक। लेकिन जब आप कोई काम खुद के लिए करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे दूं कि अहम दानम करूं, आइए